Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और चीज़ें बहुत सारी एक साथ चल रही हैं। हम एक भी चीज़ नहीं कोशिश कर रहे कि मिस करें। तो आइए एक एक करके देखते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से यूएस चल रहा है, इंडिया क्या प्लान कर रहा है। धीरे धीरे होगी ऑब्वियस है, और ये चीज़ें अब मतलब धीरे धीरे ऐसा चलता रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी, यूएस जो भी करना था उसने कर लिया, जितने उसके पास कार्ड थे उसने डाल दिए। अब वो चाहे 50% वो जो बोल रहा है टैरिफ का लगा चुका है, अब उसके ऊपर तो कुछ भी मतलब जो मर्जी वो लगा लो। एक बार तुम पानी में डूब गए तो फिर कितनी गहराई में जाते हो क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी उस पर हमारी नजर रहेगी, किस किस देश से कैसे कैसे चीजें चलेगी और इंडिया को क्या फायदा होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आएगी, ये जो तरीका है, जो भी चीजें होगी उसमें हमारी नजर रहेगी प्रॉपर तरीके से। उस पर भी एनालिसिस हम करेंगे ही। सबसे पहले तो मोदी जी ने ना कल ऐसा कुछ बोला कि इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बनाएंगे इंडिया में, और 100 के आसपास या 100 से ज़्यादा देशों में वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा है यार। मशीनरी हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। हम इस तरह के मशीनरी, मतलब व्हीकल तो ठीक है, व्हीकल तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, महिंद्रा, टाटा, इवन सुजुकी। सुजुकी भी हमारे यहाँ से बन के फिर बाहर के देशों में जाती है। बहुत बहुत सारे सुजुकी मतलब बाहर के देशों में जो हमारे यहाँ बनती है वही जाती है। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। उसके बीच में मोदी जी ने कहा कि भाई अब हम इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे और इसको हर जगह एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी, ये तो अच्छी बात है। और बाकी तो मैंने आपको बोला है मिशन 40, जिसमें 40 देशों से बात करके और चीज़ें सेटलमेंट की जाएगी। एक जो सबसे बड़ा इशू है लोगों को दिख रहा है, वो है कि जब हमारे कुछ कुछ इंडस्ट्री पे या सेक्टर पे जो टैरिफ लगाया गया है यूएस के द्वारा, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोग जो फॉरेन के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई यूएई के ऊपर 10% टैरिफ है, यूएई और इंडिया का एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो इंडिया यूएई को बेच देगा, यूएई यूएस को बेच देगा। तो ऐसे कुछ थ्योरी चल रहा है अभी के लिए। बट एनीवे, ये तो जब होगा तब देखेंगे। अभी तो अनुमान लगाया जा रहा है, और जियो पॉलिटिक्स अनुमान के ऊपर ही ज़्यादातर चलता है। तो हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है और उसका हम ध्यान रखेंगे कि मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यूएई इस चीज़ के लिए अगर मानता है तो ठीक है, या तो हमें यूएस को ही देना है, ऐसा क्यों है। हम कोई और कंट्री अगर ढूंढ लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ हमारा मार्केट बन जाता है तो ठीक है ना यार। यूएस किसी भी दिन रिलायबल नहीं है आपके लिए, चाहे वो आज टैरिफ लगाया हो या ना लगाया हो, राइट। खैर वो तो बात की बात है, उसको देखेंगे बाद में। thing that happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, "Give us some more money." So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war. Okay. The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. Let me ask because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. कैन यू बिलीव दिस कि ये नवारो जो है वो कह रहा है कि जो यूक्रेन और रसिया का वॉर है वो मोदी का वॉर है, और उसकी वजह से अमेरिका के लोगों हर कोई लूज कर रहा है पैसा। ठीक है, चाहे टैक्स पेयर हो, सैलरी होल्डर हो, या जो भी हो, आम जनता, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हर कोई पैसा दे रहा है। ये पागल है क्या भाई। तुम लोगों ने हथियार देके और यूरोपियन यूनियन को चढ़ा के उसको लड़वा दिया यार, यूक्रेन को। तुम लोगों ने उसका जो पाइपलाइन है वो तोड़ा, रसिया का। उनके लिए उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला किया। ये सब तो अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है। नेटो में कौन घुसेड़ रहा था यूक्रेन को। खैर, नवारो से क्या ही कहना है। देखो, ये है हिपोक्रेसी का चेहरा जो यूएस दिखाएगा जब भी कोई भी देश। यूएस अभी तक चाइना उसका दुश्मन क्यों था? क्या चाइना वहाँ कुछ मतलब उसका टेरिटरी हथियार है क्या? जैसे चाइना हमारा हथियार भी रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हथियार रहा नहीं है, मतलब हथियार के रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसा तो कुछ नहीं कर रहा है। तो चाइना उसका दुश्मन क्यों हो गया? क्योंकि चाइना अपने हिसाब से चलना चाहता है, जो यूएस को पसंद नहीं है। यूएस का कहना यह है कि जो आपका रिजर्व आपका पैसा है, डॉलर से, रिजर्व डॉलर से यूएस के पास, वो हमसे तुम खरीद मतलब
जमा किए हो ना, बेच बेच के सामान हमसे इकट्ठा किए हो, राइट? तो जो हमसे इकट्ठा किए हो उन पैसों को जो जैसे हम कह रहे हैं ना इन्वेस्ट करने तुम्हें कि इस देश में करो, नहीं नहीं इसमें मत करो, इसमें हमारा फायदा नहीं है, इसमें हमारा है, तो ये सब जो कह रहे हो ना तुम करने के लिए, ये डिक्टेटरशिप भी छोड़ दो, वो देश के ऊपर नहीं अपने देश के अंदर चलता है। देश के तुम बाकी देशों को कह रहे हो कि बाबू, जैसे यूरोपियन यूनियन को कह दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूं यूरोपियन यूनियन का, और अमेरिका का तो है ही। आपने देखा नहीं सारे लोग कैसे बैठे थे। वही चाहता है कि ये हर देश के साथ करे, बी इट चाइना, रसिया, इंडिया, ओके। लेकिन इंडिया, रसिया, चाइना मान ही नहीं रहा। कभी कोई कुछ कह दे रहा है, कभी कोई कुछ कह दे रहा है। ऐसा चूरन दे के भेजा है इसे पुतिन ने कि इसके तो इसका हाजमा ही ठीक हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से एक ही बार में। इंडिया आता है, इंडिया कहता है चल चल आगे निकल भाई, हमें मत समझा, हम बहुत पुरानी कंट्री हैं और हम जानते हैं कैसे चलना है। तुम तो अभी अभी आए हो 2-2.5 साल पहले, 200-250 साल पहले। तो इंडिया नहीं मान रहा, चाइना का तो खैर, चाइना तो उनके यहाँ अगर उसका बॉर्डर किसी और कंट्री से टच हो रहा होता ना तो पहले उस कंट्री को खाता चाइना, फिर इनके कंट्री में घुसता, जैसे हमारे साथ कर रहा है। तो चाइना को छोड़ दो, चाइना को थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए यार, चाइना को सब चाहिए। आप समझो, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना इस एग्रेसिव तरीके से काम करता है इंडिया में घुसने के लिए। अक्साई चीन जो उनको दिया गया उसकी वजह से सारी कहानियां, अब देखो हिस्ट्री पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि कैसे मतलब घुसता ही जा रहा है। और कोई यूएन वगैरह, यूएस, कोई कुछ नहीं। सब आज भाई साहब को, इनको तो नहीं लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं एक भाई साहब को। कहाँ गया, एक सेकेंड। To me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. समझ में आया? चाइना वगैरह, चाइना तुम्हारी टेरिटरी खींच रहा है, तुम डेमोक्रेसी के साइड रहो, तुम जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो, ऑथोरिटी दिखाते हैं अपना कि भाई हम जो कह रहे हैं वही है। बीट रसिया और चाइना दोनों को ये कह रहा है। अच्छा सॉरी, लास्ट वाला पॉइंट तो रह ही गया, एक सेकेंड। Okay, and the Russians, I mean, come on. With a direct appeal to the listeners. रशियंस, आई मीन कम ऑन, चाइना तो हमारा दुश्मन है ही, हमारे टेरिटरी हथियार है तो हमारा दुश्मन है ही। और चाइना, ये रसिया वो तो छोड़ ही दो। और अच्छा कौन है? यूएस, क्योंकि डेमोक्रेसी है वहां पे। जो ये कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी से चुन के आया हुआ बंदा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है किसी भी देश का, किसी भी देश का। बी इट द बेस्ट अलाई ऑफ यूएस और फ्रेंडली कंट्री ऑफ यूएस और जस्ट एन अलाई ऑफ यूएस, ठीक है? नॉट द बेस्ट, नॉट द ब्रदरली, बट जस्ट एन अलाई ऑफ यूएस। इफ यू आर एन अलाई ऑफ यूएस, तुम्हें भाई यूएस पटक के धोएगा। जो पहले से कहते आ रहे हैं यूएस वाले कि यूएस का दोस्त होना ज्यादा नुकसानदेह है दुश्मन होने से, ठीक है? ये अभी समझा रहे कि डेमोक्रेसी है, तुम हो, तुम हमारे साथ रहो। कैसे भाई, किस बात पे साथ रहे? जो वॉर हमारा नहीं है, जिसे तुम लोगों ने फ्यूल कर रखा है, जिस वॉर को हम स्टार्ट डे 1 से कह रहे हैं भाई यहां शांति होनी चाहिए यार, ये बेकार लड़ा जा रहा है। तुम लोगों ने अपने अपने एंगल खींच दिए। सबसे ज्यादा हथियार किसने दिए? यूएस ने। क्यों दिए भाई? पैसे, डॉलर मिल रहे थे, मना कर देते कि नहीं यार सही नहीं है, बंद करो ये सब। क्या हो गया? नहीं दे पाए। तो ये दो मुंहा सांप कहानी सुने हो? दो मुंहा सांप, इस तरह से मुंह रहता है, इस तरह से मुंह रहता है, इस तरह से तो जाता है कि अरे अरे तुम लेके जाओ यार, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन पैसा दे देगा और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ले, अच्छा नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, हमारे साथ डील कर लो, तुम्हारे माइंड से हम चीजें निकालेंगे और तुम हथियार ले लो, मारो रसिया को। ट्रंप ने खुद नहीं कहा था कि डू यू हैव एनी कैपेबिलिटी टू हिट मॉस्को? बोला था कि नहीं बोला था? आज इस नवारो बुड्ढे
ये हालत है भाई। और ये यूएस का ऐसा नहीं कि आज ये कुछ नया है, यूएस हमेशा से ऐसा रहा है। एक टाइम पे यूएस हम लोग को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दे रहा था, और दूसरे टाइम पे जब हमने खुद का बना लिया तो फिर सैंक्शन भी लगा दिया था। ये भी याद रख। थोड़ा पीछे जाओगे तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें यूएस खुद दे रहा था कि अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। हमने उस समय क्या हुआ नहीं हुआ हिस्ट्री छोड़ देते हैं। फिर हमने जब बनाया तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। कह रहे तुमने ये कैसे कर दिया, ये तो अलाउड नहीं है भाई, ये नहीं नहीं नहीं, चलो चलो इस पे ये टैरिफ कह रहे हो, सैंक्शन लगाओ। उस समय भी यूएस कुछ सालों के मतलब 1 2 3 ऐसे साल में ही उसका प्रेसिडेंट आ गया इंडिया, जाके ताजमहल के सामने नाच नाच के फोटो खिंचवाया। कह रहे वी आर ग्रेट ग्रेट फ्रेंडली कंट्री। ठीक है ब्रो, तू भी आएगा और नवारो तुझे तो मैं देखता हूँ। छोड़ मोदी जी को, आगे आते हैं। अब है मजेदार यूएस वाला कहानी अभी चलता रहेगा, उधर से कुछ आता रहेगा, हम लोग कुछ बोलते रहेंगे, ये चलता रहेगा अभी जब तक कि हमारा मन शांत नहीं हो जाता है। क्योंकि हम भी बोलेंगे, और उन लोगों का तो ये सीन हो गया है कि वो इतने चिढ़ गए हैं कि भाई इनके पास जो हम पैसे हम देते हैं, टेक्नोलॉजी हम देते हैं, ये हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं। भाई डेमोक्रेसी ब्रो, तूने ही तो बोला डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो भाई वैसे नहीं सुना जाता हमारे यहाँ जैसा तू सोच रहा है। कह रहे प्रेसिडेंट बन गए, चलो एग्जीक्यूटिव साइन कर दिया, छोड़ो हो गया काम अपना। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता। सरकार को जवाब देना पड़ता है, सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है यहाँ। ठीक है, नहीं जवाब दोगे दूसरी सरकार आके बैठा देगा जनता। यहाँ ऐसे नहीं चलता। डेमोक्रेसी अगर कहीं भी आप देखो, डेमोक्रेसी वेस्ट का एक तरीका था चीज़ें मैनेज करने का, देश चलाने का, उसको हमारे ऊपर थोपा गया। ठीक है, हमारे ऊपर चलो हमने लिया भी, थोपा गया, जो भी है, हमने उसे जितने अच्छे से चलाया है डेमोक्रेसी को, जो संविधान बनाया गया, हर चीज़ का एक रूल बुक है, हर किसी का एक अलग अलग लेवल का क्लियरेंस है कि तुम इस लेवल तक काम करोगे, इसके आगे तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है, ये क्लियरेंस नहीं है, तुम यहीं तक रहोगे। वैसे लोग बटे गए हैं और पूरा सिस्टम एक बनाया गया है इतने बड़े पॉपुलेशन को डेमोक्रेसी के हिसाब से चलाने के लिए। इतने बड़े देश को, मतलब आप सोचो सबसे बड़ा पॉपुलेशन हमारा है इंडिया का, और वो पूरा डेमोक्रेसी चला रहा है। चाइना नहीं चला पाता, रसिया का एरिया वाइज कह सकते हैं, पॉपुलेशन वाइज नहीं कह सकते। जो भी पॉपुलेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी कंट्रीज हैं, अगर हमसे तो बहुत कम है यार बाकी लोग, डेमोक्रेसी ये पूरा देश चला रहा है तो बहुत बड़ा चीज है। हंगरीज ऑर्बन में soften stance on Ukrainian EU access after Trump call, पॉलिटिको रिपोर्ट। पॉलिटिको का रिपोर्ट है कि बाबू हंगरी के जो ऑर्बन है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अलाउ करना चाहिए यूक्रेन को। इन्होंने बैन कर दिया कि भाई यहाँ से नहीं, तो करना चाहिए कि उन्हें यूरोपियन यूनियन का जो भी चीज़ें हैं, एक्सेस है या वो सम्मिलित होना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो देना चाहिए। ट्रंप ने ऐसा कॉल करके बताया। अच्छा, अब ट्रंप समझ रहे हो ना, ट्रंप के हाथ में अगर ऐसा कुछ ट्रंप कह रहा है, ऐसा कुछ ईयू कह रहा है, ईयू यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कह रही हैं, तो समझो गॉन केस है भाई, ये गॉन केस है। अब पीस डील वो होगा जो रसिया चाहता है। ये हंगरी से क्या मांगना चाहता है, ये क्या चाहता है, ये हंगरी से क्या चाहिए उसको, हंगरी से यूक्रेन को। चीजें हैं, चीजें चल रही हैं, और रसिया जिस लेवल पे भी चल रहा है, देखो इसके इम्पैक्ट इफेक्ट दिखने लगे। इधर हंगरी से बात करना शुरू हो गया इसका, और बाकी यूरोपियन कंट्री से चल ही रहा है। अब तो अगर ये पीस टॉक नहीं कराया, पीस डील नहीं कराया, तो लोग ये भी तो कहेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंट आया था उससे भी नहीं हो पाया, और जो करा देगा जिसकी वजह से हो गया भाई, उसका ऑरा यूएस के प्रेसिडेंट से भी 4 गुना ऊपर है, ये समझ लो। तो देखो कौन कराता है। मैं तो ऐसे कुछ कह नहीं रहा कि मोदी जी करा देंगे, बट ठीक है, मेरा कहने से क्या होता है। टर्की कंडेम्स नेतन्याहू फॉर रिकॉग्नाइजिंग आर्मेनिया जेनोसाइड। और टर्की के भी उंगली कर दिया भाई। ऑटोमन अंपायर, नेतन्याहू ने कहा कि ऑटोमन अंपायर नहीं माना था भाई आर्मेनिया में, तो मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ ये सही है। अब टर्की के अंदर मिर्ची लग गई। टर्की लास्ट के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुझे लगता है लगातार आग लगा पड़ा है टर्की में। आग मतलब लिटरली आग, फायर, ठीक है, वाइल्ड फायर वहाँ हो रखा है, और लोग मतलब बहुत लोग उसमें परेशान हो रहे हैं। ये वो लगे हाथ इधर से दे दिया गया, और इंडिया तो कर ही रहा है। साइप्रस, अजरबैजान, ये सारे कंट्री जो हैं अपने, जो हमसे
बात करते हैं, अच्छा डील विल है, सपोर्ट करती है इंडिया ऐसे देशों को, तो ये है ही। और भाई अभी बांग्लादेश में आना चाहता था, ट्राई भी किया, वहाँ ड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता है। अब देखो उसके साथ पाकिस्तान ही मिल गया। बांग्लादेश कैसे आ गया टर्की? पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान उसको मिलाया, चलो भैया। अब दोनों, अब यहाँ पे वो घुसना चाहता है तो ऐसे थोड़ी घुस जाओगे पागल, सब इंडिया पगलू हो गया नहीं। ऑटोमन एम्पायर को भाई सही टाइम पे नेतन्याहू खेलता है भाई, नेतन्याहू जैसा गेमर नहीं है कोई। ग्रीनलैंड 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 क्यों? क्योंकि आने से पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने बहुत शोर किया था, हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, ग्रीनलैंड हमें हमारे पास ही होना चाहिए, और ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ग्रीनलैंड, अब तो यूएस में प्रेसिडेंट आ गया, बन गए श्री डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ग्रीनलैंड वालों ने क्या कहा, सारे टॉप ऑफिशियल जो हैं यूके के, मतलब ये राजदूत वगैरह जो वहाँ हैं, डेनमार्क समन्स यूएस एनवॉय ओवर सस्पेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन ग्रीनलैंड। सबको बुलाया कि इधर इधर क्या कर रहे हो उधर, भाई ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, ये सब अपने कंट्री में जाके करो, यहाँ नहीं, ये ट्रंप नहीं है, ट्रंप अपने देश में। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है पूरे अच्छे से, वही नहीं, पहले ये वाला निपटा लेते हैं, लास्ट में कंक्लूजन पे वो बताते हुए फिर वीडियो अंत करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, इसमें कह रहे हैं कि 25 कंट्रीज सस्पेंडेड पोस्टल सर्विस टू यूएस ओवर टैरिफ, ठीक है, ओवर 25 कंट्रीज पैकेज डिलीवरी टू यूएस ड्यू टू कंसर्न ओवर प्रेसिडेंट ट्रंप impending tariff. The US plans to eliminate tax exemption on a small package starting August 29, मतलब कल, prompting global postal service including those in Europe and Asia to halt shipments until more clarity on duty collection process is provided. The UN's Universal Postal Union is addressing this operational changes. अब इसमें यूएन कूदा है पोस्टल सर्विस चलाने के लिए, और बाकी 25 कंट्री के आसपास ने बोला कि वहाँ में जाओ, हम नहीं भेजेंगे नहीं पोस्टल सर्विस, तुम उस पर भी टैरिफ लगा रहे, तुम जाओ ऐसा करो, काटो भाई काटो, ठीक है। और एक है अपना सबसे अच्छा पड़ोसी, सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि इनको ये खुद कहते हैं कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, नंबर 1, ठीक है। How Pakistan 5 billion investment in LNG infrastructure turns out to be a big fiasco. क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बता देता हूँ। कतर से इन्होंने 2005 के आसपास, 2005 है 15 है, 2014 2015 ही होगा, तो 2015 के आसपास एक डील साइन किया, बोला कि हम तुमसे गैस लेंगे, हम तुमको पैसा देंगे, चलता रहेगा। कतर बोला ठीक है भाई, लेकिन जब तू नहीं लेगा तो, और तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तो, खपत नहीं है तेरे यहाँ, और तू बोला कि अब मुझे नहीं चाहिए अभी, तो क्या करेंगे? तो पाकिस्तान बोला तुम नहीं लेंगे, बोला ऐसे नहीं होता बाबू, तुमको चाहिए तो तुम लो, और नहीं चाहिए, तुमको लग रहा है जरूरत नहीं है तब भी तुम लो, और नहीं लोगे तो पैसा दो एटलीस्ट। ये नहीं होता कि हाँ 2 बैरल भेज दो, बाकी अभी हमको नहीं चाहिए। अगर ट्रेड करना है तो इस तरह से करो। और कतर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, देवे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। Pakistan embarked on large-scale LNG-based energy initiative begin 2014, under which construction of 4 major RLNG plant, port facilities, and pipeline network to supply gas consumer was carried out a decade down the line. This has proved to be a massive fiasco. हाँ पहले ऑब्वियस है, पाकिस्तान में तो हर चीज़ पहले स्टार्ट में यही होता है कि अरे अब हम ये हो गए वो हो गए, हमारे पास सोना मिल गया, सोना का खदान मिल गया, तेल मिल गया, और ये भी वही कह रहा था सीपीईसी बन जाएगा, हमसे जलते हैं इंडिया वाले, हमारा सीपीईसी देख के उससे हमारे बिलियन के फायदा होंगे। फिर जब नहीं हुआ तो फिर इंडिया को कोसते हैं, गाली देते हैं, और क्या। लास्ट जो कंक्लूजन की मैं बात कर रहा था कि डेनमार्क ने बुलाया इन्वॉय को, जो भी इन्वॉय हैं यूएस के, उनको बुलाया और बोला भाई ये सब मत करो, यहाँ ऑपरेशन ये जो भी तुम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस वगैरह जो भी चीज़ें तुम ट्राई कर रहे हो मत करो। अब मैं बताता हूँ क्या है। पहले अभी तक के इंडिया को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं अभी। यूएस के यहाँ इलेक्शन हुआ, यूएस पे बहुत लगभग पूरे दुनिया की नज़र थी कि भाई यूएस में एक समझदार बंदा आएगा, क्योंकि डीप स्टेट से हर कोई परेशान हो गया था, उसके अलग अलग तरीके पैतरे से, ठीक है। जब यूएस में ये इलेक्शन हुआ और ट्रंप आया
पूरे दुनिया को उम्मीद थी कि भाई ट्रम्प कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि इसका पहला वाला जो पहला टर्म था वो काफ़ी अच्छा था पूरे दुनिया के लिए। ठीक है, उसने अफगानिस्तान से ट्रुप्स मंगवाए, अलग अलग जगह से ट्रुप्स मंगवा लिए अपने वापस, ये सब छोड़ा, बोला ट्रेड करो यार, शांति से अपना अपना ट्रेड करो, मल्टीलैटरल मल्टीपोलर ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि अब उसके बिल्कुल अपोजिट अभी जो यूएस कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई इन सब चीज़ों को कुछ नहीं रखा है, तो मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो और यही करो। अब हर एक कंट्री को ऐसा लगने लगा कि यार ये क्या क्या है यार, छोटी भी कंट्री है यार, तो उसकी अपनी इज्जत है ना, वो चोरी नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान नहीं है, राइट? वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, अपनी चीजें बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, अपना देश चला रहा है, राइट? एक इज्जत, मतलब नॉर्मल सा चीज है, रिस्पेक्ट। पाकिस्तानी को छोड़ के बाकी सबको चाहिए। पाकिस्तानी और कंगलुओं को छोड़ दो, कंगलुओ तो वापस पाकिस्तान में जाके बैठ रहे हैं, जो उनकी माँ बहनों के साथ दुष्कर्म किए हैं उनके गोद में जाके वापस बैठे हैं, जिनको बचाया इंडिया ने घुस के, तो उनको छोड़ दो और बाकी देशों को देखो, तो हर किसी को एक रिस्पेक्ट तो चाहिए होता है। ठीक है, ईरान के ऊपर इजराइल का अटैक, ऐसा नहीं कि सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोग ऐसे थे कि यार ये नहीं करना चाहिए यार इनको। ईरान जिस तरीके से इसको फिर भी लेके चला, अब देखो एक जो एंशिएंट कंट्री होती है किस तरीके से चलती है, जो पुराने पुराने देश हैं, सभ्यता वाले देश जो हैं, उनको देखो आप, और ये जो नए ये छिछोरे वाले वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको देखो। ऐसा नहीं कि देश ये पुराना नहीं है, पुराना ही है, लेकिन जो हालत है इनकी ये देखो, हमेशा लूट खसोट, कॉलोनी बना दो, वहाँ से लूट लो, कमाना वाना नहीं जानते भाई, ये लूट खसोट। अभी तक पैसा चल रहा था, बहुत मस्ती में चल रहे थे, अब पैसा खत्म हो रहा है, अब सबकी चिंगारी चरम सीमा पे है, ऊपर सर पे चढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है, देश अभी तक वेट कर रहा था कि भाई कोई तो एक, क्योंकि यूएसई अभी तक सबका लीडर था ना, अब यूएसई जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो कोई तो एक और आना चाहिए ना जो रक्षा करे उस भक्षक से। तो लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, चाइना से ज़्यादा लोगों को किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना जिस तरीके की चीज़ें करता है, अगर आपको डिफेंस इक्विपमेंट देगा तो चलेगा नहीं। पाकिस्तान देख लो, ठीक है, अगर वो आपको कुछ सप्लाई करता है, मान लो कोई गुड्स आपको दे रहा है, तो वो उसमें प्रॉब्लम होगा। कोविड के टाइम में पाकिस्तान में मास्क भेजा था, देख लो, पीपीई किट भेजा था, वो देख लो। तो अब दूसरा एक लीडर चाहिए जो यूएस छोड़ दो, लेकिन खड़ा हो, यूएस अगर बोल रहा है उसके सामने भी खड़ा हो, उसको जवाब दे, अपने तरीके से डील करे। ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। चाइना भी ये नहीं कर रहा है, अगर आप देखो तो चाइना इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, जितनी भी चीज़ें आ रही है। चाइना डायरेक्ट ऐसे जैसे इंडिया कह रहा है, इंडिया जवाब तक नहीं दे रहा, इंडिया कह रहा है भाड़ में जा। एमईए के लोग आते हैं, एक प्रेस नोट देते हैं और कहते हैं हो गया भाई। फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हो, यूएस जो नंबर 1 कंट्री है, उसका फ्रस्ट्रेशन क्या होगा। उसको एक देश जो स्नेक चार्मर वाली कंट्री है, वो जवाब तक नहीं दे रहा, भाव तक नहीं दे रहा। यूएस की हालत क्या है, ग्लोबल साउथ उससे ट्रेड करने को रेडी नहीं है, कि हमें नहीं चाहिए भाई, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन सबको देख लेंगे हम, इन सब में हम कर लेंगे, हमें उतना दूर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ऑफ अमेरिका सेम पैटर्न, कह रहे हैं हमें इधर कहाँ भाई, तू अपना कर जो करना है। वेनेजुएला नीचे बताया मैंने आपको, उधर वाला मैक्सिको, वेनेजुएला वैसे ही कर रहे हैं कि भाई ये कुछ ही पागलों जैसा कर रहा है, टैरिफ पगलू ट्रम्प। फिर आते हैं ऊपर थोड़ा वेस्ट कंट्रीज, एक बार यूक्रेन वाला थोड़ा समझने दो कि हाँ यूएस के हाथ से निकल गया इसका, इस यूक्रेन और रशिया की पीस टॉक वाली बातचीत। आप देखो पूरा वेस्ट कंट्री कैसे पलटी मारता है। सारे वेस्ट कंट्री अभी भी साथ नहीं है यूक्रेन के, बहुत कम है जो कहते हैं कि अरे यार इसको लड़वाओ, इसको हथियार दो, और बाकी लोग कहते हैं कि छोड़ो। अगर यूरोपियन यूनियन में देखते हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आप नाम लेते रहो, पोलैंड, ये सब सब लगे हुए भाई हमारे साथ, ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है इनके साथ। चलो और इधर आते हैं, टर्की वाला जो रीजन है उसको छोड़ते, टर्की को छोड़ देते हैं। ईरान, हमारे अच्छे संबंध है, ठीक है, ईरान अच्छा संबंध है, अफगानिस्तान अच्छा संबंध है, नीचे पूरा मिडिल ईस्ट से हमारा एफटीए है, लगभग कंट्री से। कतर से है, कतर से हम ट्रेड करते हैं अच्छा खासा, कतर ने इन्वेस्टमेंट भी करा है यहाँ। बाकी जो भी कंट्रीज है, जो एक आध जो अगेंस्ट होगी, एक कतर को छोड़ के बाकी किसी को दिक्कत नहीं है, और बाकी सारे लोग खुश हैं। उनको भी एक चाहिए कि भाई हो गया यूएस, अब कोई ऐसा चाहिए जो खड़ा हो और सही तरीके से चले। उनको भी पैसे चाहिए भाई, उनका तुम पैसा उठा ले जा रहे हो। यूएस क्या कर रहा है,
तुम इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करो। उनको अपना देश बनाना है, उनका तेल खत्म हो जाएगा, उस चक्कर में लगे हैं कि भाई हमारा देश तो चलेगा, उसके बाद कैसे चलेगा? तुम उनके पैसे ले आ रहे हो, उनको कह रहे हो कि अरे हम तुम्हें सुरक्षा का सामान देंगे। किससे सुरक्षा? ईरान को उसको अगेंस्ट कर रखा है उसके। तो ये सारी चीजें चल रही है। ये इन सारी चीज़ों में इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन के पहले सारे कंट्रीज अब मान रहे हैं कि भाई इंडिया कुछ करेगा, चाहे जो भी देखो। मिडिल ईस्ट देख लो, नीचे अपना ईरान बता दिया, उधर अमेरिका बता दिया मैंने, ऊपर वेस्ट बता दिया, फिर यूके का तो हमारे साथ FTA है ही, और अगर इधर आते हैं तो इधर रसिया पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान के तो छोड़ दो, अफगानिस्तान हमारे साथ ही, हमारे वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। नीचे बलूचिस्तान, उसको तो मैं देश मानता हूँ भाई, वो जिस दिन आज़ाद हो जाएगा मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। बलूचिस्तान को मैं देश मानता हूँ, और ऊपर KPK भी लिख जाए। जो पश्तूनिस्तान है वो पश्तूनों को दे दो, मतलब अफगानियों को, और ये 2 जगह ले लो, तो वो दोनों रीजन को मैं उन दोनों के साथ ही जोड़ रहा हूँ। नीचे उधर पंजाब, वो भूल जाओ, बचाएं क्या फिर उसमें। इंडिया चाइना भी हमारी तरफ देख रहा है, इंडिया हम है ही, रसिया हमारे साथ बैठा है। एशियन कंट्री जो है नीचे, चाइना के नीचे म्यांमार, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हमारे साथ है, जापान तक, नीचे फिलीपींस, न्यूजीलैंड, सब कुछ, ये सारे कंट्रीज। तो जब सारे लोग रेडी हैं हमारे साथ बात करने को, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया एक चीज करता है तो सारे लोग उसके पीछे लग जाता है कि भाई हम भी करेंगे ये बात। चीजें चेंज होगी, पावर शिफ्ट दिख रहा है, थोड़े दिन की बात है। हम अब चलिए, ये पूरा ओवरव्यू था, जो भी एपिसोड था आज का, और अभी हमारे पास बहुत सारी ये चीज़ें भी आ रही है कि जो पॉलिटिक्स में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स को भी थोड़ा टच करें। बिहार पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रहा है, सारे लोग मैदान में हैं, बीट इवन तमिलनाडु के लोग भी, नेता लोग भी आके भाषण देके जा रहे हैं तमिल में, वो भी बिहार के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, इम्पैक्ट इफेक्ट क्या है, और उस पर भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है भाई, वहाँ से निकालें खींचेंगे। बिहार का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपने कभी टच नहीं किया है तो कभी सुनो, देखो क्या चलता है वहाँ। ये सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है, जो भी प्लान करते हैं ना, मतलब जो भी पार्टी, और वहाँ अपना प्लान चलता है, तो वो बहुत सही होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते रहिए हमें यहीं इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।